नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महज एक विधिक दस्तावेज लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। यह आधुनिक भारत का वह महाग्रंथ है जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दर्शन, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी को परिभाषित करता है। आज के इस विश्लेषण वीडियो में हम भारतीय संविधान की उन सभी मूलभूत विशेषताओं का एक सूक्ष्म अध्ययन करेंगे जो न केवल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अनिवार्य है, बल्कि एक सजग नागरिक के रूप में भी आपकी समझ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हम इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम, न्यायपालिका के लैंडमार्क केसेस और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के वक्तव्यों का भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसकी पहली मूलभूत विशेषता को समझने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को समझना, संक्षेप में जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी योजना के तहत संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। दूसरी बात कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने में 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन का कड़ा परिश्रम किया। मूल संरचना की बात करें तो इस संविधान में जब ये मूल रूप से बना था, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां शेड्यूल्स थे। वर्तमान समय में जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसमें संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, द लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का और अलिखित जैसे ब्रिटेन का। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल और व्यापक रूप से लिखित संविधान है। अब इसके इतना विस्तृत होने के पीछे कारण क्या है? तो इन कारणों के पीछे हम जाएंगे तो हमें 4 प्रमुख कारण मिलते हैं। पहला, भौगोलिक कारण, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। भारत का विशाल आकार और इसकी असीमित सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताएं। दूसरा, ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इस पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का विशेष प्रभाव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ही गहरा प्रभाव है, जो स्वयं में ही एक बहुत बड़ा कानूनी दस्तावेज था। तीसरा, यह सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एकल संविधान है। केंद्र और राज्यों, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए ही एक ही साझा संविधान है, सिवाय पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के। यानी जम्मू कश्मीर में जब तक धारा 370 लागू थी, उनका अपना एक अलग संविधान था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वो संविधान भी समाप्त हो जाता है। तो वर्तमान समय में सभी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, अलग नहीं। चौथा, कानूनी विशेषज्ञों का वर्चस्व, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। संविधान सभा में वकीलों और विधिक विशेषज्ञों की बड़ी संख्या थी, जिन्होंने हर प्रकार के प्रावधान को कानूनी पेचीदगियों से बचाने के लिए अत्यधिक विस्तार से लिखा, जिससे कि इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से न किया जा सके। संविधान की दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों का अनूठा मिश्रण, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो भारत के संविधान को अक्सर आलोचक उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं, परंतु डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में गर्व से कहा था कि हमने दुनिया भर के संविधानों को छानने के बाद भारत की जरूरतों के अनुसार इसे तैयार किया है। तो अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि संविधान का ढांचागत हिस्सा, स्ट्रक्चरल पार्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जैसे संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग। दार्शनिक हिस्सा, फिलोसॉफिकल पार्ट, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आयरलैंड से लिए गए। राजनीतिक हिस्से की बात करें, पॉलिटिकल पार्ट की बात करें, तो संसदीय सरकार की प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और कार्यपालिका विधायिका का संबंध ब्रिटेन से प्रेरित है। संविधान की तीसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इस संविधान में संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान को कठोर यानी रिजिड या लचीला अर्थात फ्लेक्सिबल माना जाता है। अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है जबकि ब्रिटेन का अत्यंत लचीला। अनुच्छेद 368 का विश्लेषण, भारत ने इन दोनों के बीच संतुलन अपनाया है। ब्रिटेन के और अमेरिका के संविधानों के बीच में संतुलन बनाया है। यहां संशोधन 3 तरह से होते हैं। पहला, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, संसद के सामान्य बहुमत जैसे नए राज्यों का निर्माण, यह अनुच्छेद 368 के बाहर है। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यता का 50% से अधिक बहुमत जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है, जैसे जीएसटी कानून या राष्ट्रपति का चुनाव। संविधान की चौथी विशेषता है एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। संविधान में कहीं भी संघीय फेडरल शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। 2 स्तरों पर सरकारें, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, लिखित संविधान और न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये सभी संघीय लक्षण यानी फेडरल फीचर्स दर्शाते हैं। संविधान के कुछ लक्षणों को हम एकात्मक लक्षण कह सकते हैं, यूनिटरी फीचर्स, जैसे एक शक्तिशाली केंद्र, एक ही एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, एकीकृत न्यायपालिका और आपातकाल के समय राज्यों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण। ये समस्त लक्षण एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। अब इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन क्या है? प्रसिद्ध राजनीति विचारक केसी वियर ने इसे अर्ध संघीय क्वासाई फेडरल कहा है, वहीं मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी का संघवाद कहा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। संविधान का 5वां लक्षण, सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर मॉडल को चुना है। राष्ट्रपति प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पर चलती है, जबकि संसदीय प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन पर आधारित है। इस लक्षण से संबंधित मुख्य विशेषताएं हैं दोहरे प्रमुख, डुअल एग्जीक्यूटिव, जैसे राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख यानी रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, जवाबदेह है। आमतौर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन के होते हैं, जिससे राजनीतिक समरूपता, पॉलिटिकल होमोजेनिटी बनती है। संविधान का छठवां लक्षण है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संतुलन, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यही भारतीय न्यायशास्त्र की सबसे सुंदर विशेषता है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, न्यायालय संसद के बनाए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है, वह कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन भारत ने बीच का रास्ता चुना। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है संविधान से, न्यायालय को संसद के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है। दूसरी तरफ संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके संविधान के बड़े हिस्से को संशोधित भी कर सकती है। केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। इसी को कहते हैं मूल ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सातवां लक्षण या सातवीं विशेषता है हमारे संविधान की एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अमेरिका में संघीय कानून के लिए अलग अलग अदालतें हैं और राज्यों के लिए कानून अलग अलग है, परंतु भारत में न्यायपालिका की एक पिरामिड जैसी एकल व्यवस्था है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट्स हैं और सबसे नीचे अधीनस्थ अदालतें सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में कड़े प्रावधान हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी जो उनका कार्यकाल है वो सुरक्षित रहेगा जब तक कि संसद के महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाता है या उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग हैं। संविधान की आठवीं विशेषता है मौलिक अधिकार और न्यायिक संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स। संविधान का भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। यह राज्य की मनमानी और तानाशाही के खिलाफ नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 6 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिनमें पहला है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 to 30, और सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जितने भी 5 अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार हमें आर्टिकल 32 से प्राप्त होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के आधार पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट्स जारी करता है।
डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान की नवी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आयरलैंड से लिए गए ये सिद्धांत सरकारों के लिए नीति निर्माण के मार्गदर्शक हैं। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इन्हें स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया गया है, परंतु दर्शन के आधार पर इन्हें 3 भागों में देखा जाता है। पहला, समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जैसे आर्थिक असमानता कम करना। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जैसे अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये न्यायालय द्वारा जबरन लागू नहीं कराए जा सकते। ये नॉन जस्टिएबल्स हैं, लेकिन अनुच्छेद 37 के अनुसार ये देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। 10वीं विशेषता है हमारे संविधान की मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। आपातकाल के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ये कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकार के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति उनके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। संविधान की 11वीं विशेषता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना, ए सेक्युलर स्टेट। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण और आदर देता है। पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में औपचारिक रूप से जोड़ा गया। पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामलों में पूर्ण अलगाव, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। परंतु भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जहां राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सहयोग देता है और सामाजिक सुधारों के लिए धार्मिक मामलों में तार्किक हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, 3 तलाक पर रोक इत्यादि। संविधान की 12वीं विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत ने बिना किसी संपत्ति, शिक्षा, जाति या लैंगिक भेदभाव के हर वयस्क को मतदान का अधिकार देकर एक साहसिक कदम उठाया था। मूल रूप से मतदान की आयु 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जो 1989 से लागू हुआ। यह विशेषता देश में राजनीतिक समानता यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी की नींव रखती है। संविधान की 13वीं विशेषता है एकल नागरिकता। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप होती है, एक पूरे देश की और दूसरी उस विशिष्ट राज्य की जहां नागरिक रहता है। भारत में संघीय ढांचा होने के बावजूद केवल एकल नागरिकता, भारतीय नागरिक होने का प्रावधान है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हों या केरल में, आपकी पहचान, आपकी नागरिकता केवल भारतीय है। यह प्रावधान क्षेत्रीय संकीर्णता को दूर करने और राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। संविधान की 14वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस।
देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को किसी भी असाधारण संकट से बचाने के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई हैं। ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रभावित है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर वहां केंद्र के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर यह वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन सौभाग्य से आज तक यह आपातकाल कभी भी हमारे देश में लागू नहीं हुआ। आपातकाल के दौरान भारत का संघीय ढांचा बिना किसी औपचारिक संशोधन के स्वतः ही एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। संविधान की 15वीं विशेषता है अनोखा त्रिस्तरीय शासन ढांचा, 3-tier गवर्नमेंट सिस्टम। दुनिया के अन्य सभी संघीय देशों में केवल 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य, परंतु भारतीय संविधान में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए तीसरा स्तर जोड़ा गया। यह ऐतिहासिक संशोधन 1992 में किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटीज की व्यवस्था की गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों, हमारा संविधान इतना महान है, वहीं बहुत सारे न्यायविदों ने और आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। जैसे पहला, इसे वकीलों का स्वर्ग, लायर्स पैराडाइज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा अत्यधिक जटिल और विधिक शब्दावली से भरी है, ऐसा सर आइवर जेनिंग्स का कथन है। दूसरी आलोचना, इसे कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश प्रावधान अंग्रेजों के कानून जैसे ही दिखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित है। परंतु समय और इतिहास गवाह है कि जहां हमारे पड़ोसी देशों के संविधान बार बार बदले और फाड़े गए, वहीं भारतीय संविधान पिछले 75 वर्षों से अधिक समय से अडिग खड़ा है। यह एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो समय के साथ बूढ़ा नहीं होता, बल्कि और अधिक परिपक्व और प्रासंगिक होता जाता है। तो यह था भारतीय संविधान की विशेषताओं का एक संपूर्ण और व्यापक विश्लेषण। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस दस्तावेज की एक समझ प्रदान करने में मदद करने में सफल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। फिर मिलते हैं संविधान विषय से संबंधित अगले वीडियो में। धन्यवाद।